ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी इजरायल ईरान युद्ध की। अब ये युद्ध परमाणु रंग ले रहा है। ये जंग परमाणु रंग ले ही नहीं रही, ले चुकी है। और साथ ही साथ जो मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूं, क्या अब सीधे सीधे खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। यह क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या? और यह किस लिए मैं कह रहा हूं? क्योंकि कभी हां कभी ना कहने वाला अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग की जो वो सनक है, नहीं अभी नहीं, आई मे नॉट, फिर 14 दिन का वक्त। कल देर रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया अमेरिका ने। तो अमेरिका इस युद्ध में घुस गया है, साथी बन गया है वो इजरायल का। अब जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, फोर्डो का है, नतांज का है, इस्फहान, अगर हम अमेरिकी दावों को सच माने तो यहां पर जो परमाणु प्रसार हो रहा था और जिस तरह से एनरिचमेंट को अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, वो क्या खतरा, जो खतरा बता रहा था अमेरिका, और सिर्फ इसे ही रोकने के लिए ये हमले किए गए हैं, क्या हमलों में वो सफलता मिली है? परमाणु हथियार क्या अब नहीं बना पाएगा ईरान? क्योंकि ईरान कह रहा है हमला तो किया है और यूएन से गुहार भी लगा रहा है, संयुक्त राष्ट्र से। दुनिया का सबसे बड़ा वॉचडॉग आजकल लाचार बहुत ज्यादा दिखता है, लाचार मुद्रा में बैठा रहता है। हालांकि हमलों की निंदा की है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने, पर ईरान कह रहा है नहीं, हमारा परमाणु कार्यक्रम तो चलेगा। रूस भी कह रहा है, अब रूस भी कूद गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन वो आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। रूस तो परमाणु हथियार की मदद करने तक की बात का इशारा करता दिखाई दे रहा है। तो क्या जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी भी बजाता दिखाई दे रहा है क्या? और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान, हमने बड़े सवाल उठाए, बड़ा प्यार का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो खाना भी खिलाया। वो जिहादी जनरल, अब तो फील्ड मार्शल हो गया है, आसिम मुनीर को पाकिस्तान कह रहा है ये हमला गलत है। ईरान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। भारत ने सीधे सीधे डी एस्केलेशन और शांति पर जोर दिया। शांति स्थापित होनी चाहिए। हमलों की हमने अभी निंदा नहीं की है। तो भारत इस जंग में अपने आप को कहां पाता है? और क्या ये सिलसिला, ये युद्ध लंबा खिंचेगा? और लंबा खिंचेगा तो आपके और मेरे लिए क्या मायने होंगे? वो हॉर्मुज की खाड़ी भी, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर बंद कर दिया ईरान ने, तो तेल की कीमतें तो आसमान छूने लगेंगी, महंगाई डायन फिर से खाने लगेगी। यमन ने कह दिया है कि रेड सी में अगर कोई भी युद्धपोत अमेरिका के आए, हम हमला करेंगे। सऊदी अरब अब ईरान की पैरवी करता दिखाई दे रहा है। कतर भी उसमें कूद गया है। तो क्या कुछ वर्ल्ड ऑर्डर भी और खेमेबाजी भी थोड़ी सी रीरूटिंग होती दिख रही है क्या? तो ईरान इजरायल युद्ध की हम बात करेंगे। ये जंग अब परमाणु रंग ले चुकी है और सीधा सीधा खतरा, बिना लार लपेट अब मैं ये बात कह रहा हूं, तीसरे विश्व युद्ध का पूरी दुनिया पर अब मंडराने लगा है। और यह सूरत हाल कैसे हुआ? कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने आदेश दिया कि 3 परमाणु जो साइट्स हैं ईरान की, उन पर बमबारी की जाए। तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, इनका इस्तेमाल किया गया
अभी ये गूगल पर बहुत वायरल हो रहा होगा, थोड़ा सा काम कीजिएगा, पता लगेगा कितना महंगा ये विमान है। ये सिर्फ अमेरिका के पास है, ये पकड़ में नहीं आता है। इसको तो चलाने का खर्चा ही, एक विमान को चलाने का खर्चा 17,000 करोड़ के करीब जाता है। मतलब दिमाग सन्न न रह जाए जो जानकारियां हैं, पर वो जरूरी नहीं है अभी आपको बताना। पर इन विमानों का इस्तेमाल हुआ और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोला गया। यह तेहरान से, ईरान की राजधानी से 124 मील दूर है और पहाड़ के नीचे 300 फीट गहराई पर बना हुआ है। अब खेल यहां पर यही है, इजराइल के पास वो ताकत नहीं थी, वो क्षमता नहीं थी, वो हथियार नहीं थे कि जो ये अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था और उसका इस्तेमाल, अगर हम दावों की माने अमेरिका और इजराइल के, परमाणु हथियार बनाने में हो रहा था, उनको भेद पाना इजराइल के बस की बात नहीं थी। इसीलिए अमेरिका घुसा है। यहां यूरेनियम का प्रोडक्शन हो रहा था। नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट, इस पर हमला किया B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए। 50,000 सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम रखने की क्षमता है यहां पर। इस पर पहले इजराइल ने भी हमला किया था। और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट, यह रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3,000 वैज्ञानिक भी कार्यरत हैं और इनमें रूसी भी हैं। अभी वो एंगल पर भी मैं आऊंगा। तो अब यह हमला कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले कह रहे थे मैं 14 दिन बाद लूंगा फैसला, एक ख्वाब, एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं कि मुझे मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार। तो शांति स्थापित करने निकलने वाला युद्ध यहां पर छेड़ दिया है। तीसरे युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि अब ईरान कह रहा है कि जो ये किया अमेरिका ने, इसका बदला हम हर कीमत पर लेंगे। अब कूटनीति की कोई जगह नहीं बच गई है। यानी कि मेज पर बातचीत की जो कुछ तैयारियों की बानगी होती दिखाई दे रही थी, यूरोपियन यूनियन उसमें सक्रिय था, फ्रांस, जर्मनी, ये ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे। अब ईरान ने कह दिया है कूटनीति से कोई हल नहीं होने वाला। रूस कह रहा है हमने जिस मकसद से, जिस मंशा से हमला किया था कि परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, उसमें हम सफल हो गए। ईरान कह रहा है कि नहीं, नुकसान थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर ऐसा नुकसान नहीं कि हम आगे अपनी कार्रवाई जारी ना रखें। रूस, क्रेमलिन की तरफ से बयान आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हथियार देने को भी तैयार हैं ईरान को। दिमित्री मेदवेदेव, रूस की सुरक्षा परिषद के उपसभापति, वो कह रहे हैं शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए नया युद्ध शुरू कर दिया है। ऐसे कई देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार सौंपने को तैयार हैं। खुद भी उसमें शामिल है क्या रूस? चीन भी आ जाएगा क्या? ईरान में 3 बिंदुओं पर रात के हमले में अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ? ईरान के एटमी ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ या मामूली रूप से नुकसान हुआ है। अब जो सबसे बड़ा वॉचडॉग है हमारा, मैंने जिक्र किया दुनिया का, यूएन, संयुक्त राष्ट्र, उनके महासचिव गुटेरेस कह रहे हैं हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की जो गुटबंदी है, लामबंदी है, उसकी रीरूटिंग हो रही है क्या? सऊदी अरब, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, बेसिस हैं अमेरिका के, वो कह रहा है ईरान की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं, दोनों पक्ष जल्द तनाव खत्म करें। ये ऐसा क्यों कह रहा है? अब इसके अंदर भी एक पेंच है, दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। ईरान तक हमला करने में थोड़े पसीने छूट रहे थे, इजराइल तक हमला करने में ईरान के पसीने छूट रहे थे, पर ये सऊदी अरब, कतर, अलग अलग जो देश हैं,
अरब मुल्क जो हैं, जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं, अब उन पर ईरान खुद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिजबुल्ला, हमास, हुती के जरिए हमले कराए तो जो व्यापकता है इस जंग की वो और फैल जाएगी और बढ़ जाएगी। और वहां पर क्या अमेरिका इन हमलों को रोक पाएगा? इसीलिए अमेरिका कह रहा है डेयर नॉट, हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला मत करना। पर ईरान क्या मान जाएगा? ये ईरान तो कह रहा है हमारी आत्मा पर चोट की है। और दिलचस्प बात क्या है दर्शकों, चीन तो कहेगा चीन ने हमले की निंदा की है, रूस का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान कह रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार। ये पाकिस्तानी काउंसिलेट की ब्रीफिंग है मेरे हाथ में। पहली लाइन क्या कहते हैं? पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस अटैक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विच फॉलो द सीरीज ऑफ अटैक बाय इजराइल। पाकिस्तान भी अमेरिका के खिलाफ हो गया है। अब ईरान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की, हमने उसमें जो बातें कही हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट में जानकारी दी कि हमने फिर से कहा कि इमीडिएट डी एस्केलेशन यानी कि तनाव कम किया जाए, डायलॉग, संवाद होना चाहिए, एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति ही वो तरीका है, इज द वे फॉरवर्ड एंड फॉर अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सुरक्षा के लिए, सद्भावना के लिए और स्थायित्व के लिए यह बहुत जरूरी है बातचीत हो। पर हमने हमले की निंदा नहीं की है। यह भारतीय कूटनीति का इम्तिहान, इसमें अध्याय दर अध्याय रोज बरोज जुड़ते जा रहे हैं क्या? और क्या अब यह युद्ध लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दुनिया में भय, तीसरा विश्व युद्ध तय, बिल्कुल सीधा सवाल है आज। और इजराइल ईरान जंग ले लिया है परमाणु रंग। चर्चा में मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं, फॉरमोस्ट एक्सपर्ट्स, 3 वेरी ब्रेव एंड वेरी प्राउड सोल्जर्स। तो युद्ध में क्या होता है और युद्ध आज जिस कगार पर, जिस मुहाने पर खड़ा है मिडिल ईस्ट, ये किधर जा रहा है, वो बताएंगे मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, मेजर जनरल संजय मेस्टन रिटायर्ड और मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड। और जो ये न्यूक्लियर एंगल, परमाणु रंग जो ले लिया है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर एज वेल। मेरे साथ दुनिया के मामलों पर जानकारी रखते हैं, नजर बनाए रखते हैं, असरात क्या होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, रुबिंद्र सचदेव स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिंह सालों से डिप्लोमेसी को, भारतीय विदेश नीति और राजनीति दोनों को कवर कर रहे हैं। वेल अब्बाद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्हें जितनी जानकारी है मिडिल ईस्ट की, कम ही लोग उतनी जानकारी रखते हैं। और बेहद ही खास मेहमान शशांक जी मेरे साथ हैं, देश के विदेश सचिव रह चुके हैं। और शशांक जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल छोटा, दुनिया में भय, तीसरा विश्व युद्ध तय, उसी ओर जा रहे हैं क्या? भय तो जरूर है लेकिन तय अभी नहीं है। और खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की है ईरान के राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति महोदय ने क्या बोला, कहा कि इंडियाज वॉइस एंड रोल वाज इम्पोर्टेंट इन रेस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पहले इजराइल को और अमेरिका को क्रिटिसाइज कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री न केवल इस युद्ध में बल्कि जितने भी युद्ध हुए हैं आजकल, बाहर यूक्रेन रशिया का हो या जो और भी कई युद्ध हुए, हर बार उन्होंने यही बात कही है कि युद्ध का समय नहीं है, हमको जो है डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और डायलॉग से बात। ये बात हम ईरान को भी यही कहेंगे क्या? तो ईरान को भी ईरान कह रहा हूं मैं, इजराइल को भी यही कहेंगे और अमेरिका को भी कहेंगे कि ये क्या किया है, ये करने की क्या जरूरत है? कल तक तो
कल तक तो आई मे इजराइल तो डू, बहुत दिनों से कह रहा है आई मे कि नॉट, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, वो तो रोते गाते घूम रहे डोनाल्ड थे ट्रंप, कि भाई मैं मुझे मानता शांति हूँ, पुरस्कार नहीं मिलेगा, आज युद्ध कर रहे हैं सर। और शांति पुरस्कार तो देखिए ना, वो तो पाकिस्तान ने कहा कि हम दिलवाएंगे शांति पुरस्कार, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अभी भी दिलवाएंगे। और लेकिन कहते हैं लेकिन उन्होंने हमला करके गलत काम किया है। तो हमारी वो भावना नहीं है। मोदी जी जब बात करते हैं वो पाकिस्तान वाली बात नहीं करते हैं कि एक तरफ तो ईरान को उन्होंने बोल के आ गए कि साहब आप हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब ले लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए इसराइल के ऊपर। अमेरिका को बोलकर आ गए कि साहब हमारी टेरिटरी यूज कर लीजिए, अपने सारे जहाज B-2 बॉम्बर्स जो है हमारी टेरिटरी के ऊपर से ले जाइएगा, कहीं अगर रिफ्यूलिंग करना वो भी कर लीजिएगा वहीं पर। और बाद में बदल के आप कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जो बहुत गलत काम किया है। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और जितने भी ये कुवैत, सब जगह बहरीन, सब जगह अमेरिका के बेसेस हैं। लेकिन अब वो उनको बोलना पड़ रहा, वो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ भी हमला हो, क्योंकि खाली हमला अमेरिकन बेसिस की बात नहीं है। बात यह है कि उनके खाली सबके देश डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो नहीं, इसलिए उसमें वो एक, रूस और चीन भी इस समय वो बहुत एक संभल के बात आशंका कर रहे हैं। सर, वो बड़ी आशंका है क्या? देखिए, ईरान के पसीने तो छूटे, वो डोम उनका, उसकी दक्षता, उसकी मजबूती को भेदने में, पर जो सैन्य ठिकाने हैं बाकी अरब मुल्कों में अमेरिका के, उन पर निशाना साधना रिलेटिवली इजी है। तो वो तो कह दिया ये उन्होंने, ये बहुत रिलेटिवली इजी है, हाँ, जरूरी नहीं है करें उसे। हाँ, ईरान जो है बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन हल निकालेंगे। मैं ये बात उनके लिए नहीं कहता हूँ, होतीज के लिए या हमास के लिए या हिजबुल्लाह के लिए। उनको ट्रेन किया गया है, हथियार हैं उनके पास, वो इस्तेमाल करेंगे। और ईरान भी जो है इसराइल के साथ में लड़ाई करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ में डायरेक्टली लड़ाई करेगा या नहीं करेगा। पर ट्रंप साहब अभी परमाणु तक रंग इसी ले चीज का लिया है इंतजार क्या कर इस रहे जंग थे। ने? सीधे सीधे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने। रूस कह रहा है नहीं, थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ है। वो ये कह रहा है कि बाकी मुल्क भी हथियार, परमाणु हथियार देने को तैयार हैं ईरान में। तो यहां तो बाकी मुल्क तो एस्केलेशन पाकिस्तान एक है ना। बड़ा खतरा है क्या? नहीं, वो तो पाकिस्तान है ना देने के लिए। फ्रांस तो नहीं दे रहा है, यूके नहीं दे रहा है, नहीं, रूस ने चीन तो के नहीं कहा पास कि भी रूस देगा। है, रूस भी है। रूस ने कह रहा मैं नहीं दूंगा। रूस ने तो अभी खुद इस्तेमाल नहीं किया यूक्रेन के ऊपर। हाँ, नहीं, रूस तो ने ऐसा कहीं चीन, नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं कई देश देने को तैयार हैं। कई देश देने को तैयार है, लेकिन अभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है रूस की ये कहें कि हम देंगे। तो मैं समझता ये हूं कि ये मौका बहुत जबरदस्त इस समय आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है, जो बात हमेशा कहते हैं वही बात दोबारा कही है, और ईरान के राष्ट्रपति ने ये बात को स्वीकारा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसराइल हमेशा कहता रहा है कि जो अगर भारत बीच में आता है तो उसकी बात मानी जाएगी। जितने भी खाड़ी के देश हैं इस समय सब भय में है, मैं मानता हूं। लेकिन आवश्यकता यह है, इस समय जो ईरान ने हमेशा कहा है कि हम एटॉमिक एनर्जी चाहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहते हैं। जब रूस ने उनको कहा कि भाई हम आपको S-400 दे देंगे, आप बचा लीजिए अपने को, उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा मतलब यह है कि इसराइल जो है वो उसका और ईरान के हमले चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान जो है अभी बहुत सोच समझ के काम करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भय दूर हो गया है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो भी निर्णय ले गए ईरान के समय राजनेता, बहुत सोच समझ के लेंगे कि क्या उनका जिम्मेदारी बनती है। हजारों साल से उनकी सिविलाइजेशन है, क्या खत्म कर देना चाहते हैं एक ही बार में वो? तो ये बात मतलब ये जंग चलेगी तो ईरान और इजराइल की जंग चलेगी, अमेरिका पर हाथ नहीं डालेगा, आपका ये कहना है? और भारत का रुख मजबूती से पेश किया जा रहा है, आवाज़ सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी। अब भारत एक मौन भी धारण किए हुए है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, आप जुड़े। लेकिन वेल अववाद साहब, जो शशांक जी कह रहे थे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं ये सिर्फ ईरान इजराइल तक ही रहेगा, या ये और इलाकों में जहां अरब मुल्कों में सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, ईरान तो उस ओर इशारा कर रहा है कि हम वहां पर भी निशाना साध सकते हैं, हमला कर सकते हैं? यह बिल्कुल सही है कह रहे शशांक साहब जी। वो बिल्कुल, मैं आपके लिए भी एक और कहानी आपके चैनल में हम लोग बताया था। ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है जो उनके रजीम चेंज शुरू किया था उसी के वक्त में, जब तक अफगानिस्तान भी है, इराक भी है, लीबिया भी हो गया था, फिर सीरिया, सारी दुनिया का मालूम हो गया अमेरिकन वो फॉरेन पॉलिसी वही है जो रजीम चेंज बाय फोर्स। लेकिन जब तक ट्रंप आ गया तो वो खुद कह रहे, ये तो क्रिटिसाइज किया था, कह रहे हमको नहीं चाहिए, उसकी बदला करना चाहिए। लेकिन हम सारी दुनिया मालूम है इस युद्ध में
ये तो अमेरिकन युद्ध नहीं है, ये तो इजरायली युद्ध है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट वो बिल क्लिंटन खुद 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, कह रहे थे सर्वाइवल और नेतन्याहू political career depending on going for the war and that's why they're dragging the American। तो इसलिए ये तो सीधी सीधी बात करके ये तो अमेरिकन वॉर नहीं है, लेकिन वो शुरू से जब तक ये जंग शुरू हो गया अमेरिकन वॉर नहीं है, या ये उल्टी गंगा दरअसल ये बहाई जा रही है नेतन्याहू दिखाकर। अमेरिकी एजेंडे को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं नेतन्याहू, या नेतन्याहू ने फोर्स कर दिया हैंड डोनाल्ड ट्रंप का कि आपको हमला करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने खुद बताया था, देख लो 2018 जब तक उन्होंने विथड्रॉ किया था फ्रॉम दी P5+1 वो जो न्यूक्लियर डील हो गया था 2018, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं हमको इस डील में मानते नहीं है, तुम कुछ दूसरा अच्छा वाली डील मांग रहे। और 2013 है जब तक ओबामा इन्होंने ये डील बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया भी कर ये ओबामा उनकी कोई डायलॉग अच्छा नहीं है, वो ये युद्ध में के लिए जाना अगेंस्ट ईरान। युद्ध तो खुद बताया था 2013, अभी तक ट्वीट में देख लो आप सारी नहीं, पर अब ये जंग किस तरफ जाती दिख रही है वेल अब्बाद साहब? क्या ईरान कहने को रूस या चीन ये सब लोग, अब सारे अरब मुल्क भी वो ईरान पर हमले की निंदा तो कर रहे हैं, कोई खुलकर ईरान के साथ आएगा भी क्या? भाई इजराइल के साथ अमेरिका तो आ गया ना, यूरोपियन यूनियन भी है, वो सीधे सीधे साथ खड़े हुए हैं। ईरान क्या अलग थलग पड़ रहा है इसमें? संदीप भाई एक सीधी सी बात करना चाहते हो, इस युद्ध में जो अभी तक है इट्स अ वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और नहीं है? यस, जेनेवा प्रोटोकॉल ये भी कह रहे प्रोहिबिट एनी अटैक ऑन न्यूक्लियर डील। तो किसके साथ बात करना, ये इसके साथ ये उनके साथ ये बिल्कुल दोनों आदमी है, सिर्फ उनके जो युद्ध मांग रहे ये नेतन्याहू। पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। यूएन तो मैंने कहा कि वो तो लाचार मुद्रा में बैठा हुआ देख रहा है। यूएन के काम कब खत्म हो जाए, पैसे देने बंद कर दे अमेरिका, तो वहां तनख्वाहें नहीं मिलेंगी ना सर कर्मचारियों को। यूएन का हाल तो आज की तारीख में ये हो गया है। और ये तो रोकेगा कौन? हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पुलिसमैन किसने रखा अमेरिका? वेल अब्बाद साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये खुला खेल फरूखाबादी ही चलेगा क्या? देख लो मल्टीपोलर वॉर अभी टाइम लगी, जब तक यूनाइटेड स्टेट में उनकी यूनिपोलर वॉर शुरू किया था, लेकिन आज तक अमेरिका किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये मल्टीपोलर वॉर शुरू हो रहा है। आई थिंक साउथ साउथ कोऑपरेशन करना चाहिए, जब तक हमारे आवाज भी आते हैं उनके नॉर्थन पार्ट। ये चक्कर ये है, अभी तक फिलहाल में कोई मतलब एक इत्तेहाद में यूनिटी है नहीं हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन। नहीं, मैं इसमें नहीं, मैं आज की तारीख की बात आपसे जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है पुतिन सीधे सीधे दो हाथ करने को डोनाल्ड ट्रंप से तैयार होंगे ईरान के साथ इस मजबूती से, या शी जिनपिंग? कोई नहीं, या वो पीछे से समर्थन बस करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं? कोई नहीं आते संदीप, ये आपका अकेला में। आप देख लो हर दुनिया में कोई आपके लिए युद्ध आने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बंदूक देते हैं और आप पैसा दे दो और कुछ नहीं कर। तो यहां पर जनरल यशमोर, क्योंकि परमाणु रंग, और आप जब पहले आए थे आपने साफ इशारा किया था कि ये इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और इजराइल के बस में नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड 300 फुट 400 फुट नीचे एनरिचमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है वो तबाह या उसको नुकसान, इजराइल के पास ऐसे हथियार ही नहीं है, अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। अब अमेरिका जो कूदा है इसके मायने क्या है जनरल मूर? देखो संदीप, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये भी पहलू है क्योंकि ट्रंप रिलक्टेंट था। देखो ट्रंप रिलक्टेंट था इस लड़ाई में हिस्सा लेने का, इसलिए उसने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही शायद इतना ज्यू लॉबी ने और नेतन्याहू ने और उसकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना प्रेशर किया उसके ऊपर कि सर कुछ तो कर दो, तो इन्होंने ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। शायद ये एक वो टाइम मिल गया ईरान को अपने न्यूक्लियर एसेट्स वहां से मूव करने का, और ये हो सकता है सिर्फ एक इंडिकेटिव वो है कि चलो हमने नेतन्याहू को खुश कर दिया, हमने स्ट्राइक कर दी। अगर इतना ही है तो इट्स ओके कि अमेरिका ने हिस्सा लिया, बॉम्ब किया नेतन्याहू के कहने पे, और ईरान भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता कोई नुकसान ना भी हुआ, क्योंकि नुकसान का 1-2 दिन 3-4 दिन के बाद पता लगेगा, जब दोबारा वहां फ्लाइट जाएंगी और वहां की जो है असेसमेंट होगी ग्राउंड पर किस प्रकार का। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, जिस प्रकार से चीन और जो है रूस ईरान के साथ खड़े हैं, सऊदी अरेबिया और काफी मुस्लिम कंट्रीज इस चीज को अभी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक
एक कंट्री के अंदर इस तरीके की जो है इंटरनेशनल ऑर्डर को भी डिसोबे किया गया है, जेनेवा कन्वेंशन को भी डिसोबे किया गया है। और जब टॉक्स चल रहे थे, 6 राउंड के टॉक हो गए थे, 7वें राउंड के टॉक होने वाले थे, फिर ऐसा नहीं क्या हो उसे गया? पूछ कौन रहा है? ये तो बातें मतलब अब थोड़ा सा ऐसे हास्यास्पद सी हो गई है। यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वर्ल्ड ऑर्डर तो ये हो गया है ना। एग्जैक्टली। और ये इस भाई वर्ल्ड ऑर्डर आप ईरान पर हमले कर रहे हो कि आप परमाणु हथियार बना रहे हो, तो ये इजराइल के पास जो परमाणु हथियार हैं और एनपीटी पर कभी साइन नहीं किया, तो वो कब से दूध का धुला हो गया। वो कह रहा है मेरे अस्तित्व पे खतरा है, यूएन कुछ बोल नहीं पा रहा, आईएईए कुछ बोलता नहीं है, ईरान पर वो रट्टू तोते की तरह उसका रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। तो यहां ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, दो मुहापन तो साफ दिखाई देता है ना जनरल साहब। तो ड्यूअल स्टैंडर्ड ही नहीं, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार, एक्चुअली जो ये वाली यूएस प्रेसिडेंसी है, अब दुनिया का धीरे धीरे यूएस से ये भरोसा हटता जाएगा कि एक वर्ल्ड लीडर है, एक कंट्री है जो कि दुनिया को होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि ओनली सुपर पावर है। बट जिस तरीके का उनका बिहेवियर है इस पूरी लड़ाई के अंदर, वो अब दिखा रहा है कि अब लोग ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं ट्रम्प के ऊपर। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये तो एक बात है। दूसरी, आप यूएन की बार बार लोग यूएन को क्रिटिसाइज करते हैं। यूएन क्या है? यूएन जब तक P5 नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं कर सकता यूएन। और अगर अमेरिका अगर नहीं करेगा, उसमें हिस्सा नहीं लेगा, तो यूएन सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकता है, दुनिया तो ट्वीट कर हिस्सों में सकता है। बटेगी क्या? और मिलिटरली भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोल्ड वॉर 2.0 का दौर फिर शुरू होता दिख रहा है क्या? नहीं, ये अलग किस्म का कोल्ड वॉर है और होगा ये, क्योंकि अभी देखो चाइना का राइज चल रहा है और चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा नहीं, मिलिटरली इन्वॉल्व नहीं होगा। बट चाइना ने ऑलरेडी जो है ट्रेड, वर्ल्ड की ट्रेड कैप्चर कर ली है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी कैप्चर कर ली है, और काफी हद तक वो बहुत क्लोज से इसको स्टडी कर रहा है। सपोर्ट उसका पूरा है ईरान के साथ, वो रीबिल्ड भी करेगा ईरान को। और एक चीज और है, जिस दिन, अब तो ये तो पक्का ही है इस लड़ाई के बाद, कि ईरान विल गेट अ न्यूक्लियर वेपन एंड गेट इट वेरी क्विकली। और सपोर्ट कौन करेगा? ईरान का, चाइना करेगा, रशिया करेगा, नॉर्थ कोरिया करेगा। ये सब के सब चाहेंगे कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो। तो कहीं ना कहीं या कोल्ड वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है जो शुरुआत, वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि एक पूरा का पूरा खेमा चाइना के साथ है। बट चाइना बेवकूफी में काम नहीं करेगा, अपनी मिलिट्री कहीं नहीं भेजेगा, वो ट्रेड यूज करेगा और अपनी जो उसकी जो टेक्नोलॉजी में उसने जो महारत हासिल की है, कई टेक्नोलॉजी में यूएस से आगे निकल चुका है, वो इसको यूज करेगा और अपनी अलायंसेस बिल्ड करेगा। तो इस उसमें जो है ट्रेड का इस्तेमाल करेगा। अभी मिलिट्री पहलू पर तो दो एक्सपर्ट्स हमारे हैं ही हमारे साथ, वो भी और जानकारी देंगे। लेकिन रविंद्र सचदेव, जो ये आर्थिक पहलू और उस औजार हथियार का इस्तेमाल चीन करेंगे, जैसा जनरल यशमोर कह रहे हैं, अब उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। भाई हमारा ही, सिर्फ मैं भारत की ही बात करूं, जो 86% हम तेल तो इंपोर्ट करते हैं, उसका 2/3 तो हमारा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। हमारा तो $100-120 वाला हाल फिर से कहीं होता ना दिखे, तेल हमारा तेल ना निकाल दे। पर दुनिया का भी तेल निकाल सकता है क्या? और इसे इस्तेमाल करते हुए ईरान जो अभी तक धमकी दे रहा है, उसे जमीन पर भी उतारता दिखेगा क्या? 2 पॉइंट्स। यस, हमारे पे फर्क पड़ेगा। एक आंकड़ा है, मोरलेस एस्टीमेट है कि तेल की कीमत अगर $10 बढ़ती है पर बैरल, तो हमारी जीडीपी 0.5% कम हो जाती है और इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ सकती है। तो अभी अगर 80 पे है, मानो 120 गया या 110 गया, तो $30 बढ़ा, दैट मीन्स हमारी जीडीपी करीब 1.5% कम हो जाएगी, 1.5 से 2% कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन 1.5 से 2% बढ़ जाएगी। ये हमारे पे इम्पैक्ट होगा वर्स्ट। अब रही बात, दोहरी मार होगी। हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। अब बात रही कि ईरान ये करेगा, दुनिया को क्या करेगा। देखिए, मेरे विचार से ईरान यह करेगा, बट उसका ईरान को डायरेक्टली फायदा नहीं है। ठीक है, दुनिया में तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, देश नहीं, इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं, यमन ने भी अब आंखें दिखानी हैं और कहा है कि रेड सी में अगर आप युद्धपोत लाओगे, अमेरिकी सरकार से बोला है, तो हम पलटवार करेंगे, हम हमला करेंगे। तो ये तो डबल वैमी हो जाएगी इस इलाके के लिए। ठीक है, इस इलाके के लिए होगी। दुनिया में महंगाई हो गई, बट इफेक्ट करता है ट्रंप और अमेरिका। अमेरिका और ट्रंप कहेगा हमें फर्क नहीं पड़ता, दुनिया झेलती रहे, तेल जितना बढ़ रहा है। अमेरिका अपनी और ड्रिलिंग करेगा, ड्रिल बेबी ड्रिल में, राइट। तो ईरान को नहीं, पर इसमें इजराइल का, और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, मेरी रिसर्च टीम ने जो रिसर्च निकाली जी, 1.5 साल में रुपेंद्र जी 60,000 इंडस्ट्रियल इकाइयां, वहां पर औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं। इजराइल का दिन का खर्चा इस युद्ध में 6,700 करोड़ रुपए है,
और 5,85,000 करोड़, 5,85,000 वो गजा में पिछले 2.25 सालों में वहां पर उसके जाया हो चुके हैं, वो खर्च हो चुके हैं। तो ठीक है, इतनी बड़ी कोई आर्थिक ताकत नहीं है इजराइल। जो यहां भारत में बहुत से लोग बैठे सोचते हैं कि इजराइल तो न जाने कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है। और बिल्कुल इजराइल बिल्कुल डिवाइडेड सोसाइटी है इस समय। नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए कर रहे हैं। बाय द वे, इजराइल डिफेंस में हर साल $4 बिलियन अमेरिका उसको फ्री देता है मदद एवरी ईयर। इसका अपना बजट 24 बिलियन है, अमेरिका 4 देता है। तो और दूसरी बात, ठीक है पूरा ध्वस्त हो जाए, बट अगर इस ग्रैंड प्लान में गाजा खाली हो गई, गाजा रेवेरा बन गई, प्रॉपर्टी की रीडेवलपमेंट हो गई, उसका जो पैसा आया सऊदी प्रिंस से डलवाया, अरब एमिरेट से सॉवरेन फंड से डलवाया और इजराइल को भी आ गया। भाई देखिए, ये तो बिग पिक्चर। ये तो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। बट सर वो चल रहा है, इनकी 30 साल से बेच रहे हैं, इनकी प्लानिंग ये चल रही है। हाँ। इनकी, बट मैं एक लास्ट पॉइंट कहूंगा क्विकली। आपने जो शुरू में बात कही, बहुत अच्छा एक वर्ड यूज करा है कि आपके दर्शकों के लिए कि दुनिया की रीरूटिंग हो रही है इस समय। मैं उसी वर्ड को आपसे कैसे, मानिए कंप्यूटर है, हम यूज करते हैं शब्द रीबूटिंग कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन कर रहे हैं। हाँ। इस समय दुनिया की रीबूटिंग हो रही है, नए समीकरण बन रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर लोड किए जा रहे हैं। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी बना नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये डिपेंड करेगा अगले 3-4 सालों में ये मैट्रिक्स क्या भारत के लिए फॉर्म बड़ा लेता है। इम्तिहान है, क्योंकि हम अपने दोस्तों को, हम रूस को छोड़ दें, अमेरिका के साथ चलें। अमेरिका किस तरह से Exactly. मतलब भाई दिमाग की सनक है ना, कहां पलट जाए कब क्या। हिज लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट हिज राइट हैंड विल डू अबाउट ट्रंप। हाँ सर, उन पर हम उस बास्केट में सारे अंडे डाल दें। ये कल मैंने अपने शो में इस बात का जिक्र किया था। और टोटली यस एग्रीड। बट मैं एक पॉइंट कहूंगा, ट्रंप ने जो ना 15 दिन में मैं डिसाइड करूंगा, मेरे ख्याल से हमारे मोदी जी भी होते, ऑपरेशन सिंदूर होता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं कल अटैक करूंगा, हम अगले 10 दिन में करेंगे। तो ये उसकी डिसेप्शन थी या जो थी। तो इस मामले में मैं कहूंगा नहीं कि वो हाँ ना करता है, बट बहुत और चीजों में वो 2 कदम आगे, लेफ्ट राइट सेंटर। सुबह जब उठ के उसको जो फ्रेश न्यूज उसके सामने सबसे पहले आती है, उसका दिमाग उस तरफ भागता है। तो चलिए वो तो एनालिसिस करेंगे, पर सबसे अहम सवाल तो ये है, जो ये सैनिक कार्रवाई की है, सीधे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जनरल बिशंबर दयाल अमेरिका ने, इसके मिलिट्री एक्शन की टर्म्स में मायने क्या हैं? आने वाले दिन क्या बता रहे हैं, कैसे दिन होने वाले हैं उस इलाके में? देखिए संदीप, ये जो अटैक किया है अमेरिका ने, बहुत सोच समझ के किया है। और उनके प्रेसिडेंट सिर्फ एक फसाड है, एक्चुअल में उनकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल तय है। और ये जो स्टेटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ये दुनिया गुमराह करने के लिए देते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसके हिसाब से उन्होंने अटैक किया है। इसका अब एक्चुअल न्यूक्लियर इम्पैक्ट तो मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ईरान को मालूम था, बहुत दिन से मालूम था। और B-2 बॉम्बर्स भी जब हमें बहुत दिन से पता है, तो 50 ईयर्स ओल्ड से टेक्नोलॉजी है। तो जितना भी उन्होंने किया है वो केटर करके किया है कि भाई अल्टीमेटली हमारे पे अटैक करेगा तो अमेरिका करेगा। तो वो सब केटर्ड है, ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान हुआ है। इसकी मिलिट्री उसमें देखो तो सिर्फ जो है और नुकसान हुआ है। जो अगर नहीं, नहीं, इसमें असल सवाल जो है, अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने थाम दिया, भाई हम परमाणु हथियार ना बनने दें इसलिए हमने ये हमला किया। नहीं रुकेगा, नहीं वो नहीं रुकेगा तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये जो तमाशा हुआ है और जो परमाणु युद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई परमाणु युद्ध नहीं है, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। और कोई इसमें चाइना वाइना नहीं आने वाला, कोई इसके अंदर रशिया डायरेक्टली कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। और साहब अगर कवर्ट और क्लैंडस्टाइनली अगर कोई हेल्प करेगा, नॉर्थ कोरिया करेगा, थोड़ा बहुत चाइना कर सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक पा रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और एग्रेसिव होएगा, ये बात देखना, आने वाला वक्त बताएगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच चलेगी, और बीच या जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के अरब मुल्कों में नहीं करेगा। जॉर्डन से लेकर, सीरिया से लेकर, सऊदी अरब से लेकर। स्ट्रैटेजिकली ईरान इतनी बड़ी मूर्खता करेगा? आखिर ईरान भी सोच समझ के करेगा। कोलेट्रल ईरान के पास है क्या चीज? ईरान के पास तो मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, सुपरसोनिक, आई मीन मिसाइल्स है ना, वो तो मिसाइल्स का 100% एक्यूरेसी नहीं है, कोलेट्रल डैमेज है। वो नहीं चाहेगा कि इस इलाके में कोई कोलेट्रल डैमेज हो, जिससे अरब वर्ल्ड में उसकी जो उसके लिए सिंपैथी है वो खत्म हो जाए। तो मतलब यहां पर तनाव तभी थमेगा जब ईरान ये कह देगा हमारे पास तो परमाणु हथियार आ गए। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं,
अभी तो ईरान, अगर मैं ईरान का एडवाइजर हूं ना, तो ईरान शुड रिमेन फोकस ऑन इजराइल। लड़ाई इजराइल ने स्टार्ट की है। अमेरिका की बिल्कुल सूझबूझ थी, लेकिन लड़ाई का सरगना तो वहां है। आप टेल अवीव में जिस दिन हाहाकार मचेगी ना, जब इजराइल को नुकसान होगा, जब अमेरिका पे प्रेशर आएगा, यूरोप पे प्रेशर आएगा, जब कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे पुतिन को, आप यूज करेंगे किसी को टू ब्रिंग ए मीडिएशन। ऐसे लड़ाई नहीं खत्म होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी, नहीं तो बहुत दिन चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, इकोनॉमिकली लॉस होता रहेगा। भारत का नुकसान है, इतना चाइना का भी नुकसान नहीं है। भारत नहीं, का इसमें बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे थे, जनरल दयाल, और आपके पास इसकी जानकारी भी है कि भाई इजराइल जब तक अमेरिका साथ नहीं आएगा, इजराइल अपने दम पर हफ्ता 10 दिन से ऊपर युद्ध को खींच नहीं पाएगा 15 दिन से ऊपर, क्योंकि अभी ऐसा है क्या? ईरान खींच देगा क्या? ईरान के पास क्या उतनी सैन्य ताकत है? ईरान के पास कैपेबिलिटी है टू टेक पनिशमेंट। ईरान का एरिया जो है वो पूरा का पूरा 70 गुना है इलाका फ्रांस और इजराइल के जर्मनी मुकाबले। जितना है। 9 करोड़ लोग हैं, जगह जगह पे फैसिलिटीज हैं, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा है। माउंटेनियस एरिया है, अगर आप ये जहां पे इनकी न्यूक्लियर साइट है, ये 200, अगर आप इसकी 66 मीटर उसकी कैपेबिलिटी है, उतना तो उसका रॉक है, वो सॉलिड रॉक है, सॉफ्ट रॉक थोड़ी है। तो ये सब ईरान के अंदर क्षमता है अपनी पनिशमेंट लेने के लिए, और ईरान जो है सस्टेन करेगा इस वॉर को, और इसमें ईरान को कवर्टली लोग मदद करते रहेंगे लड़ाई खींचने के बहुत ज्यादा। और इसमें अलग अलग जगह जो थिएटर ऑफ वॉर, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं जनरल मेस्टन, क्या थिएटर ऑफ वॉर चेंज भी होते रहेंगे? ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, एक यूक्रेन और रूस का तो थमने का नाम नहीं ले रहा। परसों खबर यह भी आ रही थी कि ताइवान की एयर स्पेस में 60 लड़ाकू जहाज चीन के वो घुसते हुए भी देखे गए हैं। तो ये सिर्फ यहां नहीं, अलग अलग जगह हर कोई अब, ये जब खुला खेल फर्रुखाबादी हो ही रहा है, यूएन के बस में कुछ नहीं, सारी संधियों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, फ्री फॉर ऑल होते हुए जो ये दुनिया दिख रही है, इसमें थिएटर ऑफ वॉर एक्सपैंड होते दिखेंगे क्या सर? बिल्कुल संदीप, थिएटर ऑफ वॉर्स तो काफ़ी अभी हमने देख लिए हैं। देखिए, एक युद्ध की तो कोई बात ही नहीं करता है, तो नॉर्थ साउथ सूडान में चल रहा है। आपने यूक्रेन और रशिया का बता ही दिया है। इजराइल, हमास और इजराइल का तो अभी ईरान के साथ भी शुरू हो गया। इधर अमेरिका भी अभी कूद गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, वो है ताइवान का इलाका है। ताइवान में कभी भी कुछ हो सकता है, साउथ चाइना सी है। इंडिया का और पाकिस्तान का भी अभी एक थिएटर खुला ही था, वो तो बहुत और सरकार तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। सरकार की ऑफिशियल पोजीशन तो ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वो थमा जरूर नहीं है, पर अब मेरे को नहीं, वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है। वो भी देखिए, उसको बढ़ाना किसके हाथों के ऊपर है? वो पाकिस्तान के ऊपर है। अगर वो टेररिस्ट अटैक करेगा तो फिर हम जारी करेंगे। तो आज की तारीख में वो इसलिए थमा है कि पाकिस्तान को हमने अभी मौका दे दिया कि आप अब टेररिस्ट अटैक नहीं करिए, और अगर वो सोचता है करने की तो फिर हमारा भी हो जाएगा। तो ये एक थिएटर ऑफ वॉर है। तो आपका बड़ा सही बोलना है कि ये थिएटर ऑफ वॉर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अभी जो मुख्य फ्लैश पॉइंट है, वो मेरे को लगता है आज की तारीख में ये जो खाड़ी का इलाका है, वो बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ये पूरी वर्ल्ड को प्रभाव करता है। इस लड़ाई का क्या आउटकम होगा, जो आपने अभी सवाल भी शुरू से किया हुआ है, इसका आउटकम मेरे को यह लगता है कि पहली बात, आज ईरान के पास कोई चारा नहीं है। उसको कोई काइनेटिक एक्शन तो अपनी जनता को और ख़ुद को दिखाना है कि मैंने कुछ किया, लेकिन वो क्या कर सकता है? क्या वो युद्ध को और एनलार्ज करना चाहेगा, खाड़ी देश में टारगेटिंग करना चाहेगा? मेरा विचार है बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो करता है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ब्लॉक करता है, तो जितने ये खाड़ी देश हैं, खासकर ये यूएई, ओमान है, ये बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये सारे इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो आज की तारीख में ईरान अकेला खड़ा नहीं होना चाहेगा। तो अब इसके अलावा क्या कर सकता है? तो मेरे को लगता है कि शायद वो इराक में जो ये ट्रुप्स हैं, इसके यूएस के कुछ ट्रुप्स हैं और एक एम्बेसी है जहाँ ड्रॉडाउन तो बता दिया है, वहाँ कुछ ऐसा हरकत कर सकता है। फिर परसेप्शन मैनेजमेंट चलेगा। वो बताएगा हमने इनके काफ़ी सोल्जर्स को बर्बाद कर दिया है, यूएस बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसी प्रोपेगेंडा चल रहा है।
तो अब ऐसे में कहीं मेरे को लग रहा है कि उसमें कुछ जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो घरेलू आपके वोटर होते हैं, उनका प्ले भी एक्शन में आता दिखेगा क्या जनरल मैस्टिन? जो आपने बात की कि इराक में सैन्य ठिकानों पर, देखिए अमेरिका में अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाएं, वो 2 हों 4 हों 10 हों, वो बॉडी बैग थियरी वो घर में यानी कि अमेरिकी जमीन पर, आज कैलिफोर्निया में तो अभी से ही प्रदर्शन शुरू हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ, तो वहां पर पब्लिक का दबाव बहुत बनता है हमारे यहाँ। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, 2 दिन हम आंसू बहाते हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अमेरिका नहीं भूलता है, वहां की पब्लिक नहीं भूलने देती है, वो कीमत वसूल लेती है सरकार से। बिल्कुल संदीप, अमेरिका बॉडी बैग्स क्या एक भी कैजुअलिटी टॉलरेट नहीं करेगा, इंजरीज टॉलरेट कर लेगा लेकिन कोई डेथ टॉलरेट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईरान कुछ ऐसी हरकत करेगा, वहाँ इंजरीज जरूर हो सकती है। पहले भी आपको पता है लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, कुछ 3-4 सैनिक को सिर में चोट आई थी, वो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो अमेरिका का एक पुराना अतीत भी है पर वो अपनी फंसा तो वो बहुत जगह है, वो इराक में फंसा, वो अफगानिस्तान में फंसा, वो वियतनाम में फंसा था 60 के दशक में, फंसने की पुरानी बीमारी है वैसे अमेरिका में। नहीं बिल्कुल, पर यहाँ नहीं फंसेगा। देखिए जब मैं अफगानिस्तान में, मेरा भी तजुर्बा यही है कि आज की तारीख में चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, बूट्स ऑन ग्राउंड ये ईरान में नहीं उतारेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपका मकसद ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हो रहा है और आप लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमने भी किया है ऑप सिंदूर में, मेरे ख्याल इस टाइम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एक नया न्यू ऑर्डर आता जा रहा है, और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से आप सब कुछ अचीव कर रहे हैं। हमने भी अपने स्ट्रैटेजिक एम अचीव कर लिए थे, और ये अभी तक जितनी लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल, और अभी जो अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर चल रहा है। सिर्फ कॉन्टैक्ट वॉरफेयर तो इजराइल और हमास या इजराइल और हमास का हुआ था। तो जो लैंड बॉर्डर खेमेबंदी भी होती दिखेगी क्या जनरल मैस्टिन कि ईरान के साथ खुलकर, अभी खुलकर नहीं है, रूस चीन ये लोग मिलिट्री टर्म्स में भी साथ होते दिखाई दें, और उधर इजराइल का समर्थन तो और सहयोग कर ही रहा है अमेरिका, और यूरोपियन यूनियन भी करेगा गाहे बगाहे। और देखिए मेरे को लग रहा है जहाँ तक जितने भी देश है वो आज की तारीख में भारत शामिल, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे और ये सब बाहर से जरूर देखेंगे, कंसर्न जाहिर करेंगे, और जितने अरब देश हैं ये कंडम जरूर करेंगे अमेरिका का ये जो बॉम्बिंग हुई है। लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा होगा, मैं कन्विंस्ड हूँ कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे ख्याल एक स्पीकर ने वो पहले जो उन्होंने भी बताया था कि ईरान को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और आज का विश्व का दौर ऐसा है, सबको अपनी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके इजराइल का सपोर्ट किया है। ईरान का कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। सब जरूर बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान भी बोलेगा, लेकिन कल अगर पाकिस्तान को अमेरिका बोले कि मेरे को आपके एयर बेसिस चाहिए ईरान पे अटैक करने के लिए, आप लिख के ले लिए, पाकिस्तान 100% देगा। और इसीलिए मुनीर को वहाँ लंच पे बुलाया था, और उनके यूएस के सेंट्रल कमांडर ने भी बोला था पाकिस्तान तो मतलब अभी ये पोस्चरिंग हो रही है। इस पोस्चरिंग में दिनेश तोमर है हमारे दर्शक, वो सवाल लीजिएगा जरा पीसीआर। आशीष हमारे एक दर्शक हैं, अभी वो सवाल आ जाएगा उसका। दरअसल लब्बो-लुबाब ये है सवाल का कि भाई जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं वो तो खुली दादागिरी दिखा रहे हैं। मोदी जी युद्ध उन्मादी इजराइल और अमेरिका की निंदा करने के बजाय ईरान को शांति का उपदेश दे रहे हैं। ये कैसी विदेश नीति है? नहीं, निंदा करना इतना आसान नहीं है। देखिए सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, कहाँ से निंदा कर लेंगे। आपको इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो सिर्फ 2 देश नहीं है, पूरा का पूरा रीजन है। 8 to 9 मिलियन इंडियंस वहाँ पर हैं, 60% से ज्यादा, 1 करोड़ मान लीजिए, मोटे मोटे 1 करोड़ लोग हैं। हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है 60% से ज्यादा वहाँ से फुलफिल होती है उस पूरे रीजन से। तो ये बड़ा आसान है कह देना, और उस व्यूअर को समझना भी चाहिए कि थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। भारत को 86% तेल तो हम बाहर से मंगाते हैं भाई, 14% अपने यहाँ पे प्रोडक्शन है। बिल्कुल,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरत हमारी है। एनर्जी नीड्स देखिए ना कितनी वहाँ से फुलफिल हो रही है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और भारत को रखना भी होगा। और एक बड़ा क्रूशियल चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए नुआंस्ड शिफ्ट, मुझे याद है संदीप जी कुछ समय पहले हम और आप शो में बात कर रहे थे, तब इस बारे में बात हुई थी अक्टूबर 2023 में जब हमास ने हमला किया था। कुछ नुआंस शिफ्ट पिछले कुछ सालों में भारत ने इजराइल की तरफ ज़रूर किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्लोजर पार्टनर है। नहीं, हमें अपने एक साथ में अब सौरभ अत्री हैं, मेरठ वासी ये कह रहे हैं कि रूस को छोड़कर ईरान के साथ कोई नहीं जाएगा, कोई भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। देखिए ये हो भी नहीं सकता। मैं बहुत ऐसे उस एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं कि हर भारतीय समझ जाए। आप देखिए ईरान से हमारे पारंपरिक रिश्ते ज़रूर हैं, लेकिन अगर यहाँ दो देश इन्वॉल्व है, हम भी पूरे दुनिया में संदीप जी घूमते हैं और लोगों को ये समझाते हैं जिनके पाकिस्तान से रिश्ते हैं कि हमसे कन्वेंशनल वॉर तो करता नहीं है, प्रॉक्सीज जो इंडिया स्पेसिफिक 3 टेरर ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। तो हम दुनिया से कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर उनको कंडेम करो। इसराइल और ईरान जब लड़ रहे हैं, सीधी लड़ाई हो रही होती तो फिर भी आप पक्ष ले सकते थे। ऐसे समय पर आपको ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि टेरर स्ट्राइक प्रॉक्सीज के जरिए कौन किस पे इसमें करा। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, पीयूष चाचरे हैं, हरदावासी हैं आशीष, ये कह रहे हैं पूंजीवादी, विस्तारवादी और अवसरवादी देश चाहते हैं कि विश्व युद्ध हो जिसका भुगतान विकासशील देश भुगतेंगे। मतलब जो कॉस्ट है वॉर की वो विकासशील देशों की हड्डी तोड़ रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, अमेरिका के कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए आर्ग्यूमेंट ये लड़ाई अमेरिका चीन आर्थिक युद्ध की भी तरफ जाती दिखाई दे रही है क्या? देखिए संभव है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट इज ऑन द अदर साइड ऑल्सो। कौन सा मुल्क जिम्मेदार है और कौन सा नहीं है, ये भी तो देखना होगा ना कहीं इस बात का आपको, ठीक है यहाँ बैठ करके हम कह सकते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और आने वाले समय में दोबारा उनके पास, अब ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा लेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लेगा। इस बात की क्या पुष्ट जानकारी है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या उनके पास इतना एनरिच्ड मटेरियल नहीं है? जो अमेरिका की नेशनलिस्ट इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने तो कांग्रेस में अंडर ओथ कहा है कि नहीं 2003 में वो परमाणु हथियार बनाने वाला प्रोग्राम, वो अप्रसार को प्रसार में तब्दील पर रोक लगा दी थी और वो आज तक वो शुरू नहीं हुआ। ये तुलसी गबार्ड कह रही है। ये तो आप तब की बात कर रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप, उनके मौजूदा राष्ट्रपति, क्या कह रहे हैं? खुद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिस्कार्ड कर चुके हैं वो। आज की तारीख में अगर मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है चले हम मान लेते हैं फॉर द आर्गुमेंट से कि 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी हो सकता है कि ईरान के पास है। नहीं तो इजराइल के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं। वो किस बिना पर कि मैं आई विल बॉम्ब द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ व्यू, कि तुम्हारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार आ गए तो मेरे अस्तित्व पे खतरा, और तुम्हारे परमाणु हथियार किसके लिए अस्तित्व का खतरा है? 2 दिन पहले आप ही के शो में आपके एक गेस्ट कह रहे थे कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल का। इजराइल ऐसा इसलिए कर रहा है, देखिए जो उस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत मिलिट्री पावर होगा वो अपनी गुंडई तो दिखाएगा ही दिखाएगा। वही वो कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि वो दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो घटना घट रही है उसी पे तो बात करेंगे कि हम आध्यात्म की बात करेंगे कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अब एक दिलचस्प बात ये आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप, अब उनकी बात तो खारिज कर दी है प्रधानमंत्री ने, पर 15 बार हो चुका है ये कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, इसीलिए वो संघर्ष विराम हुआ 10 मई को। बहुत से लोग आज भी देश में ये सवाल पूछ रहे हैं आशीष, और आपसे भी पूछ रहे होंगे कि भाई जब गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, घुटनों के बल आ गया था पाकिस्तान, तो हमने कीमत क्या वसूली? हम पीओके क्यों नहीं मांग लिया? या राजनाथ सिंह कह रहे थे 3 अगली बार करेगा तो 3 आतंकी मांग लेंगे। हमने क्या कीमत वसूली और हम क्यों मान गए? यहां पर ये लोग ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरे हफ्ते के अंदर दूसरा हफ्ता भी खत्म होने को हो रहा है इस युद्ध को। देखिए शायद यही एक इंटेलिजेंट तरीका शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की, बट टू डिसाइड टू पुट दैट आउट ऑन एक्स सेज अ लॉट। शायद वो अमेरिका को एक टैसिट संदेश भी दे रहे हैं कि आप अगर आसिम मुनीर को बुला करके मिल करके उनके साथ लंच कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईरान में पाकिस्तान की मदद लेनी है, तो ठीक है, हम भी ईरानियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। और हम छोटा कमेंट चाहूंगा तीनों जनरल से, जनरल बिशंबर दयाल 30 सेकंड में प्लीज। मतलब हम किसी के कहने से या हम भलमनसा हाथ में चौथे दिन युद्ध रोक दें, जब हम बिल्कुल घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर दें दुश्मन को, और यहां हम दुनिया को नहीं बता सकते कि भैया ये क्या हो रहा है, ये ईरान पर ऐसे हमले क्यों किए जा रहे हैं, आप बैठकर बात क्यों नहीं करते, संघर्ष विराम क्यों नहीं होता? देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि भाई हमें नहीं रुकना चाहिए था। हम क्यों रुके?
हमें तो रुकना नहीं चाहिए था। अरे उनके डीजीएमओ ने फोन कर दिया, हमने तो पहले दिन से कहा था कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमने तो सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। मेरा मानना है डीजीएमओ हमारा फूफा लगता है क्या? और उसका डीजीएमओ कुछ भी नहीं है भाई, वो रूस जाएगा, मुंह फुला लेगा, फुला ले। नहीं, उसके प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की हमारे प्रधानमंत्री से, उसका रक्षा मंत्री आया, उसके चीफ ने रिक्वेस्ट की। यार जब मानता था उनका प्रधानमंत्री कहता मोदी जी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमारे देश में हाहाकार मची हुई है। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। भारत को नहीं रुकना चाहिए था जब तक कि एक ऐसी पनिशमेंट ना दी जाए कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो हमारे से बात करें। और दुनिया में भारत को एक मैसेज देना चाहिए कि आज जो खाड़ी में हो रहा है इसका नुकसान ना चाइना को है ना अमेरिका को है, ये नुकसान भारत को सबसे ज्यादा है। 140 करोड़ लोग जो हैं इनको सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि यहां से हमारे 125 बिलियन डॉलर आते हैं। भाई साहब ये बता देंगे आपको, और ये पूरा हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एरिया है। सबसे ज्यादा हम इफेक्टेड है, ना कि चाइना या वो कोई। तो हमें युद्ध रोकना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। कहा था सर प्लीज, कई बार आप लास्ट में फिर औरों के लिए टाइम नहीं बचेगा ना। जनरल साहब, जनरल मेस्टन, हम जो चीज मान जाते हैं और यहां पर इजराइल और अमेरिका वो बात मानने को तैयार नहीं, उन्हें हम क्यों नहीं बताते कि हम पर तो दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम कर लो, हमने नहीं माना, सरकार कह रही है मैं सरकार की बात मानने को तैयार हूं, तो वो क्यों नहीं करते संघर्ष विराम? ये अफरा तफरी क्यों मचाए बैठे हैं दुनिया में? देखिए संदीप, जहाँ तक ऑप सिंदूर का सवाल है, मेरे को लगता है कि दो ऑप्शन थे भारत के पास, युद्ध को लंबा खींचते, लेकिन आज की तारीख में भारत के लिए 2-3 ट्रेलर चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन में दोनों तरफ कितनी क्षतिग्रस्त हो रखी है, कितनी हानि हो रही है। इजराइल हमास में देख लिए, लेबनान का हाल देख लिए, और अभी इजराइल और ईरान के बीच में। तो युद्ध लंबा खींचना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को लगता है कि हमने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। हाँ, एक बात जरूरी कि जब ये सीज फायर हुई थी और जब पाकिस्तान अपने घुटने पे आ गया था, मेरे को लगता है हमारी थोड़ी फर्म डिमांड जरूर होनी चाहिए थी। डिमांड हमारी फर्म होनी चाहिए थी, पर दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक गुंडागर्दी जिसकी लाठी उसकी भैंस भी चल रही है। और यूएन जो सबसे बड़ा सरपंच है, यूएन दरअसल क्या बेईमानी होता जा रहा है। ये युद्ध लंबा खींचेगा क्या, और हम अपने हित साध पाएंगे क्या? ये सवाल अभी जस के तस बने हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।